हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस आर्ट्स में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से रिलेटेड। आपको पता है मध्य प्रदेश पीईबी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, सब में आपका जनरल साइंस एक सब्जेक्ट रहता है मोस्टली एग्जाम्स में। तो आप लोगों को ये जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंबाइंड रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन से मिलाकर आप लोगों के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम पेपर में 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 50 आ जाती है, किसी में 100 रहते हैं, किसी में 14-15 आ जाते हैं, किसी में 3-4 जनरल स्टडी के सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस्ड पर जो आगे आने वाले एग्जाम रहते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में मैं जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इस टाइप से आपकी जो आपका जनरल साइंस है वो पूरा कंप्लीट होता जाएगा। तो ये सीरीज़ की 3rd सीरीज़ है। पिछली 2 सीरीज़ में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके जनरल साइंस करके देख सकते हैं, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आइडेंटिफाई दी डेफिशिएंसी डिसीज फ्रॉम द फॉलोइंग सिम्पटम्स: बोन डिफॉर्मिटीज, बोन सॉफ्टनिंग इन एडल्ट्स, डेंटल प्रॉब्लम, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू फ्रैक्चर्स। मतलब निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचानिए। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी, अस्थिभंग को बढ़ाना। तो ये सब किसकी कमी से होता है? रिकेट्स यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सी विटामिन डी की कमी से? विटामिन डी हमें कैसी मिलेगी? सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें प्राप्त होती है सूर्य की ऊर्जा से। सुबह टाइम जब सनराइज होता है, यानी कि सूर्योदय के समय पे जो किरणें निकलती हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं विटामिन डी के अगर कमी है तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रिकेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रोज आपको 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज मिलेगी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट एनीमिया कॉमनली यूज्ड फूड सोर्सेस आर। रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। तो जो रक्त अल्पता या एनीमिया को कम करता है उसका वो जो स्रोत है वो कौन सा है? जैगरी, गुड़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों की सब्जियां, नट्स, ऑल दी अबव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिनको मतलब कि रक्त अल्पता को कम करने अगर कम करना है तो उन लोगों को ये सारे पोषक तत्व लेने पड़ेंगे। ठीक है, इनको अपने पोषण में लेना होगा। अब 3rd आ जाता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली इन। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्राय खाली स्थान भाषा में होते हैं। तो किस भाषा में होते हैं? जीवधारियों के नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी करेक्ट एंड कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा सही तथा जीवधारियों में व्यवस्थित पूर्ण स्तर है? तो वो कौन सा होगा यहाँ पर? तो वो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर वो है एटॉमिक, मॉलिक्यूल, सब सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम। ठीक है ना, एक सेकंड, यहाँ ऑर्गन सिस्टम और यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो सीरीज रहेगी वो चलेगी, है ना। परमाणुवीय, आणविक, उपकोशिकीय, कोशीय, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और व्यक्तिगत। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी सीरीज यहाँ पर चल देगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्ट द करेक्ट बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। आम का सही वैज्ञानिक नाम चुनिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आम का वैज्ञानिक नाम होता है या बायोलॉजिकल नेम वो है मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3rd है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अमंग्स्ट ऑल द किंगडम्स द ओनली टैक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज। सभी जगत में से केवल एक वर्गक प्रकृति में होता है। तो कौन सा एक वर्गक प्रकृति में होता है? तो वो है स्पीसीज या जातियाँ एक वर्गक प्रकृति में होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स आर असाइंड टू। यानी कि जो 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को सभी जगत में से ब्लैंक में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है इसको? ओनली 1 किंगडम में, केवल एक किंगडम में प्रोकैरियोटिक्स को रखा जाता है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वेस्कुलर टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम दूज ऑफ गाइनोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आएगा। ठीक है, आवृतबीजी पौधों के संवहन ऊतक, यहाँ पर आवृतबीजी पौधों के संवहन ऊतक अलग होते हैं अनावृतबीजी पौधों से।
तो वो क्यों होते हैं, तो उसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ बेसिल्स इन द जाइलम, जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सीड ट्यूब एलिमेंट्स इन द फाइलम, ठीक है, फ्लोएम में विकसित चालनी नलिका की उपस्थिति के कारण, और प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स इन फोलेम, फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज जनरली हायर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज, जलीय जीवधारियों में अधिकतर श्वसन दर तलीय जीवधारियों से अधिक होती है क्योंकि, तो जलीय जीवधारियों में अधिकतर श्वसन दर होती है तलीय जीवधारियों से, क्यों होती है उनमें ऐसा, तो क्योंकि ये है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, पानी में घुले तो ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से, इसलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्स इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय, मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है, तो जो मनुष्य उसके लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, द सेक्स क्रोमोसोम दे इनहेरिट फ्रॉम दी फादर, लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा टफ लेवल देना हो या घुमा फिरा के देना हो। मैन वॉक्स 1 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, हिज डिस्प्लेसमेंट वुड बी, मतलब एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 किलोमीटर चलता है तथा बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आता है, उसका विस्थापन होगा, तो उसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसके द्वारा, ठीक है। अगर डिस्टेंस पूछता तो कितना हो जाता है, 2 किलोमीटर, एक जाने का एक आने का, लेकिन उसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं द ओडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्ड, कार का पथ मापी क्या मापता है, तो क्या मापता है कार का पथ मापी, तो यहाँ पर वो मापता है दूरी या डिस्टेंस मेजर करी जाती है ओडोमीटर से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन इज, एसिलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन कंप्लीटिंग 4 रेवोल्यूशन मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 मीटर, मतलब एक 20 मीटर वाले वृत्त में घूमते हुए 4 चक्कर पूरा करने में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, तो कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, तो हमें पता है कि जो सरकमफेरेंस होता है सर्किल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो वो कितना होता है 2 पाई आर, और इसमें चक्कर कितने हैं, मतलब 2 पाई आर एन होता है। अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ पे डायामीटर 20 दी है, तो आर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 20/2 और इंटू एन, मतलब रिवॉल्यूशन कितने हैं 4 रिवॉल्यूशंस हैं, तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, मतलब 80, और पाई ही रखेंगे, तो 80 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सेकंड, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप से कुछ है क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पर आई स्कूटर अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 1 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर आफ्टर द स्टार्ट इज, एक स्कूटर 36 मीटर प्रति सेकंड से त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए आप स्कूटर मोशन में है तो वो 36 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, यूनिफॉर्म है, तो इसमें वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो D=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का, या स्पीड वगैरह इक्वेशंस होती हैं जो स्पीड की, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी यहाँ पर वो कितनी हो गई थी, 0 थी, है ना, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है हमें। और यहाँ पे लिखा है स्कूटर आफ्टर द स्टार्ट इज, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो वो 0 हो जाएगी, और टी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकंड, तो टी की जगह पर 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 है, और यहाँ पे टी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 से
इसको 36 को काटेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा, 18 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था, ठीक है। तो ये निकल आएगा 18 मीटर आंसर, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक्स पॉजेज, ऊपर रखी टंकी में पानी, ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है। तो ऊपर रखी टंकी में जो पानी होता है वो कितनी ऊर्जा रखता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा रहती है ऊपर रखी पानी की टंकी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इसमें से कौन सी है। तो ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होगी वो क्या होगी, किलोवाट आवर, ठीक है। यानी कि कॉमर्शियल यूनिट, ये आपको याद रखना है, ऊर्जा की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर होगी यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, आ पोर्टर इज होल्डिंग अ 5 kg ट्रंक ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, द वर्क डन बाय हिम इज। एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो कुली है वो क्या कर रहा है, 5 किलोग्राम का ट्रंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो जैसे खड़ा हुआ है वो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य ही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि 1 kg मास हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी इस जब इसकी चाल है। तो मतलब 1 किलोग्राम मास हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 m भी स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1/2 m भी स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 1 जूल, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1/2 आ जाएगा, इंटू m मास कितना है, 1 kg मास दिया हुआ है, और v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है। तो v स्क्वायर यहाँ पर हमें क्या बताना है, चाल या स्पीड बतानी है, तो वेलोसिटी। तो यहाँ पर है 1/2, तो 2 चला जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ क्या बचेगा, v स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से इस पर रूट चला जाएगा, तो v इक्वल √2, और √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.414, तो 1.414 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम, तो 1.4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1.4 मीटर पर सेकंड। इस टाइप से क्वेश्चन करने आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है, और कुछ इसमें फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सब कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मध्य प्रदेश द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 2v। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सपोज यहाँ लिख लें हम काइनेटिक एनर्जी 1, और यहाँ पे लिख लें काइनेटिक एनर्जी 2, दो काइनेटिक एनर्जीज हैं। तो अपन को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर। तो एक को भी मानना है, एक की वेलोसिटी v है और एक का 2v है, तो एक की v है तो v स्क्वायर आ जाएगा, और 1/2 m दूसरे वाले कितनी है, 2v, तो 2v का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना नोट कर लेना आप। तो 1/2 mv से 1/2 mv यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, एक सेकंड, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे जब ये कट जाएगा यहाँ पर, फिर है ना यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ इसको खोल देंगे हम, तो यहाँ पर ऊपर तो v स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। एक सेकंड, इसको पूरा ही डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे इससे अब देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 मतलब 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो जो ऊष्मा की इकाई है वो न्यूटन नहीं है, क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स की इकाई होती है। बाकी अर्ग देखेंगे, जो ऊष्मा की इकाई होती है वो कैलोरी में भी होती है, जूल में भी होती है, और जूल को ही अर्ग लिखते हैं। मतलब 1 जूल इक्वस टू कितना होता है, 10⁻⁷
अर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं होगा। तो कौन सा पदार्थ रोधी नहीं होगा, इंसुलेटर नहीं होगा। तो प्लास्टिक, बोर्ड, कॉपर और ग्लास। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या है, वो इंसुलेटर या पदार्थ रोधी नहीं होगा। बाकी आप देंगे प्लास्टिक, बोर्ड और ग्लास जो होते हैं वो क्या है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एट विच टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल को इंसाइड, ठीक है। मतलब किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक आपस में मिलते हैं। तो वो कौन से स्केल पर मिलते हैं, तो -40 डिग्री पर, है ना, -40 डिग्री सेल्सियस पर, और चाहे आप -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दें, तो इन दोनों पर ही जो क्या होता है कि जो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है तो सॉल्व करके भी मैं बता सकती हूँ। इसका आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाता है C मतलब डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 हो जाता है, और यहाँ पर F-32/9 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे C की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ C की जगह पर -40 रख लेंगे, यहाँ पर -40 रखेंगे, और यहाँ पर भी F की जगह पर -40 रखेंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ -40 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ये इससे काटेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस में, और ये इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 4 3 7, तो 72/9, 9 से काटेंगे तब भी 8 टाइम्स जाएगा, और -8, तो ये -8 मतलब ये इक्वल हो गए यहाँ पर, तो इसलिए ये 40 डिग्री हो गया। अगर माइनस में नहीं दिया गया, वैसे -40 होता है ना, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो अगर नहीं दिया है माइनस में तो फिर आप प्लस वाला लगाएंगे। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब जिसमें -40 दिया है और +40 दिया है, तब आपको -40 पर जाना है। और अगर आपके पास सिर्फ 40 बस आंसर है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, तब आपको सिर्फ 40 पर लगाना है, टिक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसका सॉल्व करना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स पॉजेज, पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं। जब पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, हम उसको गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं वो क्या रखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्थानांतरीय गति, तो हाँ। फिर वाइब्रेटरी मोशन कंपन गति, यस। तो रोटरी मोशन घूर्णन गति, तो यस। और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो जो उनके अणु होते हैं वो स्थानांतरीय गति, कंपन गति और घूर्णन गति तीनों ही रखते हैं। तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा 25 क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो लोग जल्दी चैनल को जाके लाइक कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसको लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि आ कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मामीटर वर्क्स ऑन, स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है। तो स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर कार्य करता है गैलुसॉक्स लॉ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर टेम्परेचर के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इस टाइप से इसको ये करना था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है, तो वो किस में होता है, गैलुसॉक का नियम में, ठीक है। स्थिर आयतन पर जो थर्मामीटर होता है वो वर्क करता है। तो इस टाइप से ये 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।